नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय इतिहास संकलन समिति गुजरात एवं डॉक्टर राजेश चौहान सर का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे उन्होंने इस मंच के माध्यम से आप सबके बीच बोलने का मौका दिया। जैसा कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है और उसमें रीजनल हिस्ट्री पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। बचपन से ही बच्चों को क्षेत्रीय भाषा सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हमारा जो संस्कृति है, मौखिक परंपराएं हैं, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और उनके आलोक में नए सिरे से इतिहास लेखन की आवश्यकता आ पड़ी है। सबसे पहले हम मौखिक परंपरा की बात करें, इसे वाचिक परंपरा भी कहा जाता है। वाचिक परंपरा का अर्थ है, उसका अर्थ उसके शब्दों में ही अंतर्निहित है। मौखिक रूप से बोल बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की परंपरा वाचिक परंपरा कहलाती है। यह अपनी आत्माभिव्यक्ति का प्रस्तुतिकरण है। मौखिक परंपरा में जिज्ञासु व्यक्तियों की जिज्ञासाओं को आत्माभिव्यक्ति द्वारा ज्ञान संक्रांति के माध्यम से शांत किया जाता है। वेदांत वाचिक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उपनिषद वेद का अंतिम भाग है और इसीलिए उनको वेदांत कहा जाता है। चूंकि उपनिषद का अध्ययन मनन एकांत वातावरण में वन में किया जाता था, इसलिए इनको अरण्यक भी कहा गया है। वेद का जो पूर्व भाग है, जिसमें संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, वह लौकिक जीवन में आनंदमय जीवन व्यतीत करने की बात करते हैं और उसके साधन के रूप में यज्ञ, कर्मकांड आदि पर जोर दिया जाता रहा। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना, यज्ञ, कर्मकांड द्वारा मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, ऐसा उसमें कहा गया था। मुंडकोपनिषद साफ साफ कहता है कि जो लोग यज्ञ को जीवन का ध्येय मानते हैं, वे वस्तुतः महाअज्ञानी हैं। यज्ञ का चरम साध्य स्वर्ग है। कर्म फल के द्वारा आप संचित कर्म जब तक है, जब तक स्वर्ग में रहोगे, उसके बाद आपको लौटना इस मृत्यु लोक में ही पड़ेगा। तो जीवन का जो लक्ष्य है वो है इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना और आत्मा को जानना, ब्रह्म को जानना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ उपनिषद, यानी कि शिष्य गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जन करता था। और ये जो गूढ़ रहस्य है, वो गुरु शिष्य को इस वाचिक परंपरा में समझाते थे। इति उपनिषद, इति रहस्यम, ऐसे शब्द उपनिषदों में कई जगह आए हैं। इससे पता चलता है कि उपनिषदों में रहस्यमय ज्ञान या गुण रहस्यों की जानकारी दी गई है। इन्हें ज्ञानी ऋषि की आत्मव्यक्ति द्वारा जिज्ञासु शिष्यों में प्रतिरूपित करते थे। उपनिषद व्याख्यात्मक ग्रंथ है और ये मौखिक परंपरा में ही बेहतर ढंग से समझाए जा सकते हैं। ये वेदांत के तीन भाग कहे जाते हैं। पहला उपनिषद, जो कि श्रवणात्मक है। दूसरा गीता, जो कि निधि ध्यानात्मक है। और तीसरा ब्रह्मसूत्र, जो कि मननात्मक है। उपनिषद को श्रवणात्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि उपनिषद श्रवण करके, सुनकर ही समझे जाते हैं। और ब्रह्मसूत्र जो है, उसके लिए मनन की आवश्यकता है। यानी आपका मन के तर्क के द्वारा जब सुनी हुई बातों को बेहतर ढंग से समझ लेता है, मान लेता है, इसलिए इसको न्याय संगत भी, न्याय प्रस्थान भी कहा गया है, तभी मन उसको मानता है। और गीता जो है, उसको निधि ध्यानात्मक कहा गया है। निधि ध्यान का अर्थ है कि मनन की गई बात को निरंतर चिंतन करके और उसको आचरण में उतारना, और आचरण में उतारकर उसको अपने स्वभाव में परिवर्तित करना। तो निधि ध्यान एक ऐसी चीज है कि इसके द्वारा आप गीता को सतत हर व्यक्ति को अपने अंदर उतारना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ जो मौखिक परंपरा का माध्यम है, स्रोत है, वो हमारे पास गीता है। अपने जीवन में जब हम इस ज्ञान को उतार लेते हैं और निरंतर सत्संग द्वारा उस ज्ञान का निरंतर विस्तार करते हैं, कोई भी विचार अंतिम विचार नहीं होता। जब हम किसी विचार का निरंतर विकास करते हैं, विस्तार करते हैं, तब उसका नवीन रूप में सृजन होता है। और जो लिखित परंपरा है, लिखित परंपरा में जो चीज लिख दी गई, वहां पर उसका अंत हो जाता है। लेकिन वाचिक परंपरा में ऐसा नहीं है, उसमें अच्छे विचारों का निरंतर परिष्कार होते रहता है।
तो लिखित परंपरा एक तालाब की तरह है कि जिसमें पानी को हम बांध देते हैं, और वाचिक परंपरा एक नदी की तरह है जिसमें कि ज्ञान सतत नवीन सृजन चलता रहता है, ज्ञान सतत प्रवाहमान रहता है। इसलिए हमारे जो लिखित परंपरा है उसको निष्प्राण कहा गया है, और इसके उलट जो वाचिक परंपरा है उसको सप्राण कहा गया है। यानी वाचिक परंपरा में प्राण रहते हैं और उसमें जीवंतता बनी रहती है। इसके बाद जो हम बात करें कि जो गीता है, गीता उपनिषदों का सार है। कहा गया है कि मुनिवर व्यास ने 18 पुराण, 9 व्याकरण, 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की, और श्री कृष्ण ने इस महाभारत का मंथन करके गीता का सार निकाला, उसको अर्जुन को ज्ञान के रूप में दिया। यहां जो भगवत गीता मौखिक परंपरा में किस प्रकार आई, इसकी जो बात है वो चतुर्थ अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सबसे पहले भगवान ने ये जो गीता में जो ज्ञान है उस ज्ञान का उपदेश सर्वप्रथम उन्होंने व्यवस्वान अर्थात सूर्य भगवान को दिया, और सूर्य भगवान ने इस ज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनु ने इस ज्ञान का उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु जो कि रघुवंश के अयोध्या के राजा थे, और उसके बाद यह ज्ञान परंपरा निरंतर प्रभावमान रही, चलती रही। लेकिन बाद में इंद्रिय संयम रहित दुर्बल व्यक्तियों के हाथ में जब यह ज्ञान पहुंचा तो ये लुप्त हो गया, नष्ट हो गया। और श्री कृष्ण कहते हैं कि उसी ज्ञान को मैं एक बार पुनः तुम्हें दे रहा हूं। और इस प्रकार जो गीता था प्राचीन परंपरा में अंतर्निहित योग श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सिखाया, और उत्तम रहस्य और ब्रह्म विद्या अर्जुन को सिखाई। इस ज्ञान को रहस्यमय ज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि यह ज्ञान कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को नहीं दे सकता। तो गीता में कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ गुरु इसलिए माना गया है क्योंकि वो आत्माभिव्यक्ति थी, वो उनके पास अनुभव का एक भंडार था, और जो अर्जुन था वो एक महाजिज्ञासु व्यक्ति था, एक एकाग्र चित्त था। क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन सुन रहा है, तो सुनिश्चित रूप से गुरु और शिष्य दोनों के दोनों इतनी बड़ी भीड़ में पूरी तरह से एकाग्रचित हैं। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और शंकराचार्य ने कहा है कि गीता सर्व पूरे वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि उनका अनुरोध है कि गेयम गीता नाम सहस्त्रम देयम श्रीपति रूपम जस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। यानी गीता का बारंबार वाचिक परंपरा वालों को अध्ययन करते रहना चाहिए, और जो श्रीपति हैं उनके रूप का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। सज्जनों का सत्संग, क्योंकि जो आपको मौखिक परंपरा में वाचिक परंपरा में जो ज्ञान मिला है वो आप सत्संग करोगे तो वो और ज्यादा उसमें वृद्धि होगी और उसमें परिष्कार होगा। तो इस प्रकार आपको निरंतर सत्संग करना है, और जो दीन दुखी हैं उनको हमेशा मदद पहुंचानी है। जिस प्रकार गीता का ज्ञान वेदों से भगवान के द्वारा सूर्य के बाद मनु, इक्ष्वाकु के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन तक पहुंचा, इसी प्रकार हमारा आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद को कभी कभी 5वां वेद भी कहा गया है, या अथर्ववेद का उपांग भी इसको कहा गया है, और ऋग्वेद का इसको उपवेद भी कहा गया है। और आयुर्वेद जो कि आज कोरोना संकट जो हमारे सामने कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि आज हम भारतीय अपना जो स्थिति बेहतर बनाए हुए हैं, उस बेहतर स्थिति के पीछे कहीं ना कहीं हमारा प्राचीन आयुर्वेद है, प्राचीन आयुर्वेद की परंपरा है। जो हमारा खान पान है उस पर आयुर्वेद के आधार पर है। यही कारण है कि कोरोना उतना पावरफुल भारत में नहीं है जितना कि विदेशों में रहा, और रिकवरी रेट भारत की इसलिए अधिक है क्योंकि हम आयुर्वेद को अपनाए हुए हैं। और आयुर्वेद भी ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद आने की भी एक परंपरा रही है, ये वाचिक परंपरा का सबसे उदाहरण आयुर्वेद भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि सबसे पहले कहा गया है कि ब्रह्मा ने यह ज्ञान प्रजापति को दिया, प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। आपको यहाँ बता दें कि अश्विनी कुमारों को देवताओं का वैद्य कहा गया है, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य थे, और अश्विनी कुमार ने ये जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो इंद्र को दिया, और इंद्र से
यह ज्ञान भारद्वाज ऋषि को मिला। भारद्वाज ऋषि ने अपने 2 शिष्य अत्रेय और पुनर्वसु को दिया, और अत्रेय पुनर्वसु ने फिर अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। वे 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हरित और क्षारपाणी। और उसके बाद जो इन सभी ने अपने अपने तंत्र लिखे, ग्रंथ लिखे, और उन्हीं का सारांश चरक ने संहिताबद्ध किया और चरक संहिता अस्तित्व में आई। तो चरक संहिता को अस्तित्व में आने के पहले एक लंबी प्रक्रिया से वाचिक परंपरा से गुजरना पड़ा, और इसी के पैरेलल हम देखें चरक संहिता में आपका आयुर्वेद की बात की गई है, और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की बात की गई है। और सुश्रुत संहिता की बात करें तो इंद्र ने जिस प्रकार भारद्वाज ऋषि को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, तो उसी प्रकार दूसरे पैरेलल समानांतर रूप में इंद्र ने धन्वंतरी को यह ज्ञान दिया शल्य चिकित्सा का। और धन्वंतरी जब व्याख्या कर रहे थे तो श्रोता के रूप में सुश्रुत थे, उन्होंने पूरा का पूरा ज्ञान सुना, और उसके बाद सुश्रुत से यह ज्ञान नागार्जुन पर पहुंचा, और नागार्जुन ने इसको सुश्रुत संहिता के रूप में लिखबद्ध किया। तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इन दोनों संहिताओं को मिलाकर बाघभट्ट ने अष्टांग हृदय लिखा, अष्टांग सार लिखा। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान की परंपरा थी, आयुर्वेद की परंपरा थी, ये वाचिक परंपरा भगवान ब्रह्मा से चल के सुश्रुत और चरक तक पहुंची और हमारे पृथ्वी पर अवतरित हुई। और उसके बाद एक वैद्य का नाम आपको बताएं, जीवक, एक प्राचीन वैद्य थे। ये जीवक, इनका जन्म राजगृह में हुआ था, और इन्होंने उस समय के सर्व महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। और उसके बाद इन्होंने अपने मगध के शासक बिंबिसार का इलाज किया था, और भगवान बुद्ध का भी इलाज किया था। और उसी समय उज्जैनी के शासक चंद्रप्रद्योत बीमार हुए, और चंद्रप्रद्योत ने बिंबिसार से जीवक को भेजने बाबत कहा। तो तब जीवक पटना से चलते हैं और बनारस और सागर के पास एरण होते हुए उज्जैन जाते हैं। तो आप देखेंगे कि पटना से बनारस, सागर और उज्जैन का जो रास्ता जीवक ने लिया, उसी रास्ते पर इस समय सर्वाधिक वैद्यकीय ज्ञान इसी रास्ते पर है, क्योंकि जीवक रुकते जहां जहां रुकते थे अपने ज्ञान का प्रसार करते रहे, और वाचिक परंपरा में यह ज्ञान निरंतर चलता रहा। और आज भी जो दादी नानी के नुस्खे हैं या हमारे वैद्य हैं, वो जीवक की इसी परंपरा को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो ये श्रुति परंपरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। अब अगर हम इतिहास लेखन की बात करें, तो इतिहास में वर्तमान में मौखिक परंपरा के आधार पर अगर इतिहास लिखना है, तो हमें मौखिक परंपरा में लोकगीतों को आधार बनाना होगा, लोक गाथाओं को आधार बनाना होगा, लोकोक्तियों को आधार बनाना होगा, मुहावरों को, लोक नाट्य को, किंवदंतियों को, इन सभी को हमें अपना आधार बनाना होगा। इतिहास लेखन में धीरे धीरे इन लोक परंपराओं का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग इस पर आपत्ति दर्ज करता है, क्योंकि उसका यह कहना है कि इनको प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। सबसे बड़ी समस्या इसको प्रमाणिक मानने की है, लेकिन हर जगह प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप जो लोक में है, जो लोक में प्रचलित है, जो अनुभवाश्रित है, वो अपने आप में प्रमाण है, स्वप्रमाण है। तो उपाश्रयी इतिहासकार जो हमारे उपाश्रयी इतिहास लेखन सबाल्टन ग्रुप ऑफ हिस्ट्री है, उसमें भी समाज के सबसे निचले वर्ग की चेतना को इतिहास में शामिल करने की बात की जाती है। इस स्थिति में सुदूर ग्रामीण जनजातियों के लोक विश्वासों को हमें इतिहास में शामिल सुनिश्चित रूप से करना ही होगा। हमारे जो इतिहासकार पाश्चात्य दृष्टि का चश्मा लगाकर इन लोक परंपराओं को देखेंगे तो वो इसमें आपत्ति दर्ज करेंगे, लेकिन भारतीय मानसिकता के साथ, भारतीय चक्षुओं के साथ अगर इसको हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसे सुनिश्चित रूप से मानना होगा। और फिर आपको एक चीज ये महत्वपूर्ण है कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है, सुदीर्घ परंपरा है, वैदिक परंपरा जिसकी हमने चर्चा की, गीता की, तो जो प्राच्यविद जिसमें विलियम जोन्स प्रमुख थे, उनको भी यह समझ में आ गया था कि ज्ञान का जो भंडार है वो भारत के पास है। इसीलिए उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और इन सब ग्रंथों का अनुवाद कराया। और स्वयं विलियम जोन्स कैलकाटा में एक ब्राह्मण के घर जाते थे और संस्कृत को उससे अध्ययन करते थे, और इसी प्रकार उस ज्ञान को उन्होंने लिया और इस अथाह भंडार के बारे में मैकाले ने भी जान लिया था। वो समझ गया था कि भारतीयों के पास ज्ञान का अथाह भंडार है, और इसीलिए उसने 20 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद के समक्ष एक वक्तव्य दिया। वो वक्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस वक्तव्य को आप ध्यान से सुने। मैकाले कहता है कि मैंने भारत की ओर छोर की यात्रा की है,
पर मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो कि भीख मांगता हो या चोर हो। मैंने इस मुल्क में अपार संपदा देखी है, उच्च उदात्त नैतिक मूल्यों को देखा है। इन योग्यता एवं मूल्यों से परिपूर्ण भारतीयों को कभी कोई जीत नहीं सकता, तब तक जब तक कि हम देश की रीढ़ न तोड़ दें। भारत की प्रमुख रीढ़ उसकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है। अतः मेरा प्रस्ताव है कि हम भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को बदल दें, उसकी संस्कृति को इस प्रकार बदलें कि भारतीयों को यह विश्वास हो जाए कि जो कुछ विदेशी है वही बेहतर है। उन्हें एहसास करा दें कि अंग्रेजी भारतीय भाषाओं से महान है। इसका लाभ यह होगा कि भारतीय अपना आत्मसम्मान खो बैठेंगे, अपनी देशज जाति संस्कृति को भूलने लगेंगे और तब वे वह होंगे जो हम उन्हें बनाना चाहते हैं, सचमुच एक आक्रांत और पराजित राष्ट्र। मैकाले ने जो कहा वो 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ कर भी दिखाया। आज भारत में वही ज्ञानी माना जा रहा है जो अंग्रेजी बोलना जानता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम न होकर ज्ञान का सूचक बन गई है और यही कारण है कि इतिहास में भी उसी इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाता है जो टेबल पर बैठकर, अभिलेखागार में बैठकर अंग्रेजी में लिखे हुए अभिलेखागारी स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है। और आप देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात कि उपयोगितावादी दार्शनिक जेम्स मिल साम्राज्यवादी इतिहासकार भी थे। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी, 3 वॉल्यूम में रखी और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भारत नहीं आए। उन्होंने ब्रिटेन में रहकर 3 भागों में यह ग्रंथ लिख दिया और उसमें इस ग्रंथ का लिखने का एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीयों को यह बताना कि आप सभ्यता के स्तर पर काफी नीचे हैं और भारत ब्रिटिश सभ्यता के स्तर पर आपसे काफी ऊपर है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने भारत का इतिहास 3 भाग में लिखा। अब यहाँ पर मैं एक व्यक्ति का और उल्लेख करना चाहूंगा, वो भी यूरोप के ही थे और वे थे बेरियर एल्विन, जो 1927 में एक मिशनरी के रूप में भारत आए। उन्होंने भारतीय जनजातियों के मध्य रहकर काम किया। गांधी जी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर से भी अत्यंत प्रभावित थे और डिंडोरी जिले में उन्होंने एक स्कूल खोला। जनजातीय समुदाय से, उसकी संस्कृति से, उनके आचार विचार से, उनके व्यवहार से, उनकी परंपराओं से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि 4 अप्रैल 1940 को उन्होंने गोंड आदिवासी कन्या कोसीबाई से विवाह कर लिया और हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हें आदिवासी मामलों का सलाहकार बनाया। उनकी जो आत्मकथा थी द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ बेरियर एल्विन, इसको साहित्य अकादमी द्वारा 1961 में पुरस्कृत किया गया। पद्म भूषण अवार्ड भी इनको प्राप्त हुआ। जनजातियों पर लिखी गई, जनजातीय संस्कृति पर लिखी हुई बेरियर एल्विन की किताब आज भी मील का पत्थर है। तो एक तरफ जेम्स मिल जो भारतीयों को सभ्य नहीं मानते और दूसरी तरफ बेरियर एल्विन जो कि जनजातियों के बीच रहकर इतना अधिक प्रभावित होते हैं कि वहां की एक कन्या से स्वयं विवाह कर लेते हैं। तो यह स्वतः प्रमाण है कि भारतीय सभ्य थे, भारतीय संस्कृति महान थी और जिन्हें जेम्स मिल ने असभ्य साबित करने का प्रयास किया वे कितने सभ्य, इसकी मिसाल बेरियर एल्विन के द्वारा प्रस्तुत की गई। महात्मा गांधी भी अंग्रेजों की चालाकी को बेहतर ढंग से समझते थे और उन्होंने इसीलिए कहा भी था कि अब समय आ गया है कि हम जो विरासत हमें अपने बाप दादाओं से हासिल हुई है उसके आधार पर नव निर्माण करने के बदले हम उस विरासत को भूल रहे हैं। इस दुर्गति की मिसाल सारी दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखी जाती। यह महात्मा गांधी के शब्द थे और अब समय आ गया है कि हम महात्मा गांधी की बात के मर्म को समझें और अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत एवं लोक परंपराओं के महत्व को समझकर उसका पुनर्निर्माण करें और उसके आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन करें। जेम्स मिल की भांति अभिलेखागार की टेबल पर बैठकर इतिहास लिखने के बजाय हम जनजातियों के मध्य जाएं, ग्रामों में जाएं, उनके लोकगीतों को, उनकी परंपराओं, उनकी संस्कृति को देखकर एक वास्तविक इतिहास लिखकर भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत करें। यहाँ पर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का उल्लेख करना चाहूंगा। भागवत में लिखा है कि कौमारे आचरित त्याग्यो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुष जन्मे तदप्य दुर्मर्थतम, यानी कि मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है
और ये जो दुर्लभ जन्म मिला है इसको सार्थक बनाने के लिए हमारा ये पुनीत दायित्व है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको बाल्यावस्था में ही भारतीय संस्कारों की शिक्षा दी जाए। और जो मैकाले ने शिक्षा पद्धति शुरू की थी उसी का परिणाम है कि आज कॉन्वेंट एजुकेशन में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको संस्कार नाम की कोई शिक्षा नहीं दी जा रही। और अगर हम उनको संस्कारों की शिक्षा देती तो आज जो दुर्दशा हम देख रहे हैं, जिस प्रकार की गतिविधियां टीवी में न्यूज़ में हमें दिखाई दे रही हैं, छोटे छोटे बच्चे कई तरह के अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं, वस्तुतः वे जानते ही नहीं है कि हम गलत हैं या क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको हमने कभी सिखाने का प्रयास ही नहीं किया। तो 29 जुलाई 2020 को जो नई शिक्षा नीति आई है यह निश्चित रूप से इस काम को करेगी। बचपन में यूनो संस्कारों की शिक्षा देने का काम अब बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। अब हम आर्थिक इतिहास की बात करें। आर्थिक इतिहास लेखन में भी आप जिस भी अंचल में आप रह रहे हैं, कोई भी अंचल, आप चाहे गुजरात में रह रहे हो, बंगाल में रह रहे हो, केरल में रह रहे हो, तमिलनाडु में रह रहे हो, मालवा में रह रहे हो या बुंदेलखंड में, सभी जगह समस्याएं एक सी हैं। और वहाँ के जो लोकगीत हैं, लोकगीतों में, उस समय के लोकगीतों में वहाँ के समाज का वास्तविक चित्रण, जैसे बुंदेलखंड को ले लें। बुंदेलखंड में जागीरदारी व्यवस्था और महाजन व्यवस्था और साहूकारी व्यवस्था जो थी मध्यकाल में और आधुनिक काल के संक्रांति काल में, उसके कारण जनता त्रस्त थी और जनता ने अपनी जो त्रस्तता का उल्लेख लोकगीतों में किया था। एक लोकगीत में वो कहते हैं, एक महिला है, वो महिला दिन रात मेहनत कर रही है और दिन रात मेहनत करके खेती कर रही है, लेकिन जो साहूकार है वो उस खेती पर आग लगाए हुए है और जैसे ही फसल पककर तैयार होती है साहूकार उस पर कब्जा कर लेता है। तो वो महिला अपना दर्द बयान करती है कि बलम मेरे हाथन चूड़ियां नहीं है, मेहनत करत मुड़ से ऊपर, लगी रहू तू आपुर धूपर, लगी नाज पे आंख साध की, किनका नहीं बचैया, बलम मेरे हाथन चूड़ियां नहीं है। तो वो उसका दर्द देखिए कि उसके हाथ में चूड़ी नहीं है, जो कि सुहाग की निशानी मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि इसी साहूकारी परंपरा के कारण। इसके बाद आर्थिक विषमता की हम बात करें तो कबींद्र हरिनाथ आर्थिक विषमता को बेहतर ढंग से लोकगीत के माध्यम से बताते हैं। वे कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण लोकगीत है कि उठे टूटती झोपड़ी जा रही है, इते नित नवीन रचा रहे हैं, उते दाल और साग के लाले पड़े, इते कीमा कबाब चबा रहे हैं, हर नाथ उते है हाहाकार, इते हास्य का शोर मचा रहे हैं, उते जाते भूतल लौंडे मरे, इते भूपत लौंडे नचा रहे हैं। यानी कि वो तुलना कर रहा है कि एक गरीब की स्थिति क्या है और अमीर की स्थिति क्या है। एक गरीब जब एंजॉय कर रहा है जीवन को और दूसरी तरफ गरीब के हाहाकार मचा हुआ है। तो लोकगीतों में ये परंपराएं मिलती हैं, वर्गभेद मिलता है, आर्थिक विषमता मिलती है। तो जरूरत है उन आंखों की जो इसको देख सके और इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर सके। तो निश्चित रूप से नया आर्थिक इतिहास हम लिख सकते हैं, बशर्ते इनको हम बेहतर ढंग से इनका अध्ययन करें। अब बात आती है कुछ ऐसी चीज़ों की, क्योंकि जो भारतीय इतिहास लिखा गया, जो राष्ट्रीय इतिहास लिखा गया, इस राष्ट्रीय इतिहास का सबसे बड़ी जो विडंबना है वो यही है कि इसमें समस्त क्षेत्रों के इतिहास को सम्मिलित नहीं किया गया और एक समन्वित इतिहास हमारे सामने नहीं आ पाया। आज भी इतिहास की कई ऐसी गुत्थियां हैं जो कि अनसुलझी हुई हैं और वो इसलिए अनसुलझी है क्योंकि उन गुत्थियों को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय इतिहास को हमें सामने लाना पड़ेगा। हम एक जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दें कि जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की शुरुआत जेम्स मिल ने ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री लिखकर शुरू की थी और उसके बाद विंसेंट स्मिथ ने साम्राज्यवादी इतिहास लिखा, फिर W.H. मोरलैंड ने लिखा, फिर इलियट एंड डाउसन ने लिखा और इन साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहासकार की जो गलत तस्वीर प्रस्तुत की उस तस्वीर को सही करने का काम राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने किया और इसके लिए इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री अस्तित्व में आया। रामप्रसाद त्रिपाठी, बेनी प्रसाद, बनारसी प्रसाद सक्सेना, ताराचंद, इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया और उसके बाद उन्होंने करारा जवाब दिया। KP जायसवाल ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अब वर्तमान में भी एक बार फिर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की आवश्यकता आन पड़ी है। हम अपने क्षेत्रीय स्थानों पर लोक परंपराओं में लोक इतिहास को जानें और लोक इतिहास के द्वारा हम कुछ ऐसी अनसुलझी चीज़ें
सामने लाएं जो कि जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे हम आपको बताएं कि एक बुंदेलखंड में जो छत्रसाल थे, छत्रसाल का नाम मुझे लगता है पूरे भारत के लोग बेहतर ढंग से जानते हैं। छत्रसाल के पिता का नाम चंपत राय था और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम लाल कुंवर था। औरंगजेब ने जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार युद्ध में दारा सिकों को परास्त किया था। उस परास्त करने में चंपत राय का महत्वपूर्ण भूमिका थी। औरंगजेब चाहता था कि चंपत राय उसका साथ दे क्योंकि बहादुर था। चंपत राय किसी की अधीनता में रहना स्वीकार नहीं करता था। वह ओरछा की गद्दी के प्रति वफादार था। जिस प्रकार भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वो हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति वफादार रहेंगे, उसी प्रकार चंपत राय ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ओरछा की गद्दी के प्रति वफादार रहूंगा। तो वो औरंगजेब के अधीन रहने को तैयार नहीं हुए। तो औरंगजेब उनसे नाराज होकर उसके विरुद्ध सेना भेजी। तो चूंकि औरंगजेब की विशाल सेना थी, चंपत राय अकेले थे, तो उन्होंने और उनकी पत्नी लाल कुंवर ने आत्माहुति दी थी एक दूसरे के सीने में कटार भोंककर। छत्रसाल 12 वर्ष का बालक था। उसने यह देखा और उसकी समझ में आ गया कि मुझे औरंगजेब से बदला लेना पड़ेगा। लेकिन औरंगजेब के विरोध में बुंदेलखंड का कोई भी राजा, चाहे वो चंदेरी का राजा हो या फिर ओरछा का राजा हो और या फिर दतिया का राजा हो, कोई तैयार नहीं हुआ। तब छत्रसाल शिवाजी के पास पहुंचे। शिवाजी उस समय औरंगजेब का विरोध दक्षिण भारत में कर रहे थे और शिवाजी से कहा कि मैं आपके साथ रहकर औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ना चाहता हूँ। तो शिवाजी ने कहा तुम चंपत राय जैसे वीर के पुत्र हो और तुम मेरे अधीन रहकर युद्ध लड़ोगे तो लोग मुझे ही जानेंगे, तुम्हें नहीं जान पाएंगे। तो मेरा तुमसे विनम्र अनुरोध है कि तुम जाओ और बुंदेलखंड में स्वाधीनता संग्राम लड़ो। तो छत्रसाल ने अपनी समस्या बताई कि भाई वहां पर मुझे कोई सहयोग नहीं कर रहा है और ये लोकगीतों में इसकी अनुभूति मिलती है। औरंगजेब के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चलाने की जो बात शिवाजी कहते हैं छत्रसाल से, तो छत्रसाल पूछते हैं कि जिस प्रकार हो पूर्ण प्रतिज्ञा हो निज देश स्वतंत्र, सब प्रकार से मुझे दीजिए भाई एक गुरु मंत्र। तब शिवाजी उसको गुरु मंत्र के रूप में कहते हैं, शिवा किसा सुन के कही तुम छत्री सिरताज, जीत आपनी भूमि को करो देश को राज, करो देश को राज छतारे, हम तुमसे कबहू नहीं न्यारे, जो तही हम तुमको राखें तो सब सुजस हमारे बांके, ताते जाई मुगल दल मारो, सुनिए सबरत सुजस त्योहारो। इस प्रकार ये आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने कहा कि राखिए ब्रजनाथ को हाथ ले कर बार, यो रक्षा करिए सदा यह जानो निर्धार। यानी अपनी भवानी तलवार उनको भेंट की और कहा कि तुम जाइए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और निश्चित रूप से इस बार तुम्हें सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार अपने राजनीतिक गुरु शिवाजी का आशीर्वाद लेकर छत्रसाल बुंदेलखंड में आते हैं और उसी समय उनके प्राणनाथ से भेंट होती है। स्वामी प्राणनाथ भी उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कहते हैं कि छत्ता तेरे राज्य में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे उतुत फत्ते हुए। और उनकी जो धन की कमी दूर करने के लिए छत्रसाल को वो पन्ना का पता बताते हैं, पन्ना के हीरा की खदानों के पता बताते हैं और इस प्रकार वो कहते हैं कि अब आप पन्ना को अपनी राजधानी बनाइए। तो इस प्रकार पन्ना को अपनी राजधानी बनाकर छत्रसाल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे जितने भी राजे रजवाड़े रहे हैं वो ज्ञानियों का उनके नज़रों में हमेशा आदर रहा है। शिवाजी जो थे वो कवि भूषण को बड़ा आदर देते थे और छत्रसाल लाल कवि को बड़ा आदर देते थे। और शिवाजी ने कहा था कि तुम बुंदेलखंड में जाओ, स्वाधीनता का आंदोलन चलाओ और जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, मैं रहूँ या न रहूँ, मराठे सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। तो शिवाजी के मृत्यु के बाद साहूजी महाराज छत्रपति बनते हैं और भूषण कवि छत्रसाल कहे जाते हैं। तो छत्रसाल उनका भव्य स्वागत करते हैं। छत्रसाल इस प्रकार स्वागत करते हैं जैसे शिवाजी स्वयं आए हो। तो छत्रसाल जो गुरुओं के प्रति उनका आदर भाव था, उन्होंने खुद कहा, छत्रसाल ने, आवत आए कृपा करके छत्रसाल कहे उठ आदर दीजिए, सादर कंठ बसे जिनके तिनके डिग बैठ सुधार से पीजे, तार जरार जवाहर दे गज बाजन से सन्मान ही दीजिए, कीरत के बिरबा कवि हैं इनको कबहू कुमलान न दीजिए। उसके बाद जब भूषण का भव्य स्वागत सत्कार करते हैं तो जो कवि भूषण है वो यह कहने बाध्य हो जाते हैं कि और सब राजा मन में न ल्याऊं मैं, साहू को सराहूं के सराहूं छत्रसाल को।
मतलब उनको समझ में नहीं आता कि इतना भव्य स्वागत देखकर वो अपने जो माता छत्रपति साहू जी उनकी सराहना करें कि छत्रसाल को सराहें। अब छत्रसाल की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद राष्ट्रवादी चेतना का यहाँ अंत नहीं होता, क्योंकि जो आपको एक बात बता दें कि जो प्राचीन परंपरा थी, हम जब धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई कथा पढ़ते हैं उसमें हर जगह आता सूत जी कहते हैं। तो ये सूत जी वस्तुतः हरपन वाला व्यक्ति थे। ये यज्ञ की वेदियां भी बनाते थे, रथकार भी थे, और जो जब यज्ञ होते थे तो जो आख्यान है उनको गा गा कर लोगों को सुनाते थे। तो सूत जी उस समय जो ग्रंथों में जो भी ज्ञान की परंपरा है उसको गा गा कर लोगों को सुनाते थे, और यह परंपरा हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रही। हमारे बुंदेलखंड में यही परंपरा हरबोलों के रूप में रही। हरबोले भी इसी प्रकार के थे कि वो गांव गांव गली गली द्वार द्वार निरंतर वीर गाथा काव्य को गाते हुए घूमते थे और लोगों में स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की, राष्ट्रवाद की अलग जगाते थे। और ये तो आप सबने सुना होगा, पूरे भारत में बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी हरबोलों के द्वारा यह चीज सामने आई। इसी प्रकार छत्रसाल का जो कटक काव्य था, छत्रसाल पर जो काव्य लिखे गए, उस काव्य के कारण एक परंपरा लोकगीतों की निरंतर चलने लगी। छत्रसाल के वंशज थे जैतपुर के राजा पारीक्षत, और पारीक्षत का नाम इतिहास के ग्रंथों से नज़ारत है। और पारीक्षत के बारे में जो जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे पास, वो है पारीक्षत को कटक। यह द्विज किशोर के द्वारा लिखा गया, और इस पारीक्षत के कटक में पूरा का पूरा पारीक्षत का गाथा का वर्णन किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि 1835 में काशी के राजा ईश्वरी नारायण सिंह ने बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया था। गंगा नदी में नावों में यह बुढ़वा मंगल का आयोजन हुआ था, और यहाँ पर ईश्वरी नारायण सिंह ने पूरे भारत के राजे रजवाड़ों को बुलाकर कहा था कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता की अलग जगानी है, और इसी को आपको अपने अपने अंचलों में करना है। तो बुंदेलखंड से राजा पारीक्षत और रतन सिंह गए थे, और जब ये लौट के आए तो 1836 में जो चरखारी के राजा रतन सिंह थे उन्होंने बुढ़वा मंगल का आयोजन चरखारी में किया। और इस बुढ़वा मंगल के आयोजन में सबने मिलजुल कर माँ भगवती के सिर पर हाथ रखकर भारतीय स्वाधीनता की कसम खाई, और मतलब अखिल भारतीय स्तर पर स्वाधीनता का पहला प्रस्ताव इस चरखारी के बुढ़वा मंगल में पारित किया गया। और यह बात आर्काइवल सोर्सेज में भी मिलती है, क्योंकि अंग्रेजों को जब ये पता चला कि इस प्रकार की कोई घटना घटित होने वाली है, तो जबलपुर के कमिश्नर ने सभी रजवाड़ों को उसी दिन जबलपुर में आमंत्रित किया था। लेकिन इसके बावजूद 42 देसी रियासतों के राजे रजवाड़े बुढ़वा मंगल में गए, और उन्होंने माँ भगवती के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई कि कलकत्ता के साहब यानी अंग्रेजों को भारत में रहने नहीं देंगे। और ये बुढ़वा मंगल में हमें जानकारी मिलती है, वो इस प्रकार है लोकगीत में। बुढ़वा मंगल कीन श्री रत्नेश नरेश ने जुरे सकल परवीन कोल भगवती शीश पर, बुढ़वा मंगल में जुरे राजन सहित नवाब, रहना जावे देश में कलकत्ते को साहब। और फिर इसमें ये भी कहते हैं कि सबरे राजा जुरे चरखारी, बुढ़वा मंगल कीन, पुनि सब बैठ जाए गड़ियन में, पारीक्षत को मोरा दीन। यानी यहाँ पर स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित होता है, और सब लोग राजा पारीक्षत को नित्य सौंप देते हैं, लेकिन जब युद्ध की बात आती है तो सब अपनी अपनी गड़ियों में बैठे रहते हैं, राजा पारीक्षत अपना अकेला युद्ध करता रहता है। और जो 1842 का बुंदेला विद्रोह था उसमें बढ़ चढ़कर पारीक्षत ने भाग लिया, और लोकगीतों में पारीक्षत के विजय के चर्चे इस प्रकार मिलते हैं। फिरंगियन की सेना गरद मिल जाए, पारीक्षत को तेगा कत्ल कर जाए, भागे फिरंगी महोबे को जाए, पारीक्षत राजा कद रच जाए। तो इस प्रकार पारीक्षत का जो गान है वो द्विज किशोर के पारीक्षत के कटक के माध्यम से गली गली गांव गांव प्रसारित होने लगा। बुंदेला विद्रोह का दमन तो अंग्रेजों ने कर दिया, लेकिन स्वतंत्रता की अलग को वो बंद नहीं कर पाए। एक पैरेलल स्वाधीनता आंदोलन इन लोक गीतों के माध्यम से चलता रहा, और ये इतना महत्वपूर्ण आंदोलन था कि अंग्रेजों की छावनियां फूंक डाली गई। और ये लोकगीत में कहा भी गया है कि आहू ने शहर भाके, काहू ने लावनी, अब की हल्ला में फूकी जात छावनी। मतलब एक ऐसा युद्ध चल रहा था लोकगीतों का, लोक गायकों के द्वारा, कि अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रवादी चेतना पूरे बुंदेलखंड में कैसे प्रज्वलित हो रही है। अगर कोई पेपर होता, न्यूज़पेपर होता, तो उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता।
कोई किताब होती तो उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता, जला दी जाती। लेकिन ये लोकगीतों को अंग्रेज करें तो करें क्या, उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा था। और ये इतना महत्वपूर्ण लोकगीतों का द्वारा चलाया गया संग्राम था, राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार था कि अंग्रेज देखते रह गए और धीरे धीरे राष्ट्रवादी चेतना इतना विकराल रूप ले ली कि 1857 की क्रांति में एक बार फिर बुंदेलखंड में अंग्रेजों को लेने के देने पड़ने लगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कारण अंग्रेज, उसकी बहादुरी ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। और उसी समय झांसी की रानी जो थी उसको बानपुर के राजा मर्दन सिंह सहयोग कर रहे थे, सागर के राजा बखत बली सहयोग कर रहे थे, तात्या टोपे सहयोग कर रहे थे। और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के चर्चे, और जो बानपुर का राजा था वो तो इतना बहादुर था जिससे कि रानी लक्ष्मीबाई हमेशा सहयोग लेती थी, सहायता लेती थी, सलाह लेती थी। कि लोकगीतों में उसके बारे में कहा गया है, का कहिए बानपुर बारे की, मर्दन सिंह नपत जुजारे की, सेना सजन भजन रमतूला, चोटे समर नगारे की, अंग्रेजन के गरे उतर गई पहले दार दुधारी की। तो इस प्रकार अंग्रेज एक बार फिर मुसीबत में फंस गए। 1842 का बुंदेला विद्रोह उन्होंने जैसे तैसे दबाया था, लेकिन बुंदेलखंड में क्रांति की तीव्रता एक बार फिर बढ़ गई। और आपको बता दें कि स्वराज की बात सबसे पहले करने वाली जो महिला थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने सबसे पहले स्वराज की बात की। और एक पत्र जो उसने बानपुर के राजा मर्दन सिंह को लिखा था, उसमें रानी लक्ष्मीबाई लिखती है, श्री श्री महाराजा मर्दन सिंह जू देव एते श्री श्री महारानी लक्ष्मीबाई, आपर अपन के समाचार भले चाहिए, आपर अपन की व सागर वाले की व नाना साहब की व तात्या टोपी की सलाह भई थी कि स्वराज बहुत चाहिए। यो ही सलाह पे डटो रहने हैं, कैसे कि भारत अपन को देश है, ये विदेशन की गुलामी करवो अच्छो नहीं है, इनसे लड़वो अच्छो है। पाती समाचार देवे में आवे, मिति क्वारवती संबत 1914 मुकाम कालपी। यानी कि कालपी से यह पत्र लिखा गया था। और इसमें रानी लक्ष्मीबाई 3 बातें स्पष्ट करती है। वो कहती है स्वराज बहुत चाहिए, यानी स्वराज की बात वो करती है। और जो ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं कि यह कोई योजनाबद्ध क्रांति नहीं थी, यह तो एक अकस्मात सैनिक विद्रोह था। लेकिन यहाँ पर वो क्रांति की बात करती है कि आप पर अपन की व सागर बारी की व नाना साहब की सलाह भई थी कि स्वराज बहुत चाहिए, यानी कि ये प्लान क्रांति थी, इसकी योजना बनी थी। तीसरी चीज जो है, रानी लक्ष्मीबाई पर आरोप लगाया गया है कि उसको अगर झांसी दे दी जाती तो वो युद्ध नहीं लड़ती। लेकिन यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पत्र में कह रही है कि भारत अपन को देश है, यानी वो भारत को अपना देश कह रही है, झांसी की बात नहीं कर रही। और यह बात जो स्वराज की बात जो है रानी लक्ष्मीबाई के पत्रों में मिल रही है, और इसको पैरेलल हम देखें तो लोकगीतों में भी मिल रही है। लोकगीतों में कहा गया है कि जिये पराए बसी हो, तासे भले वीर बिस खाके मर जाए, होए सूर सो तेगा ताने, भारत से अंग्रेजन को मार भगाए, अंग्रेजन को राज न चाने, मिलके अपनो होए स्वराज, परदेशन की काट गुलामी, करिए अब रैयत को राज। तो इस प्रकार ये जो स्वराज की बात रानी लक्ष्मीबाई ने की, बड़ी मुश्किल से ब्रिगेडियर जनरल हीरोज ने इस क्रांति का बुंदेलखंड में दमन किया। और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़कर भागना पड़ा, और पीछे अंग्रेज की सेना जा रही है। अब यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण बात, जो सारागढ़ी का युद्ध अभी हमने केसरी मूवी में देखा था, ऐसी एक घटना यहाँ पे घटित हुई। जब रानी के पीछे ब्रिटिश सेना जाती है तो एक छोटा सा स्थान पड़ता है लोहागढ़, और लोहागढ़ में करीब 500 लोहागढ़वासी वो रण करते हैं कि हम इन अंग्रेजों को रानी के पास तक नहीं पहुंचने देंगे, और वो युद्ध के मैदान में डट जाते हैं। एक रज्जब जो होता है उसकी, एक रज्जब खान रहता है, उसकी तो तुरंत उसी दिन शादी हुई होती है, इसके बावजूद भी युद्ध में जम अड़ जाता है और उसको वीर गति की प्राप्ति होती है। तो उसमें लोकगीत में इसकी घटना का जिक्र इन शब्दों में मिलता है, लोहागढ़ कठिन मवास, फिरंगी झांसी भरोसे ना रहियो, जह तोप चले गोला चले, भालन की है मार, फिरंगी झांसी भरोसे ना रहियो, जहां शीश हथेली ले चले, जम राजा के सरदार, फिरंगी झांसी भरोसे ना रहियो। यानी कि अंग्रेजों, तुम ये मत सोचना कि झांसी पर कब्जा कर लिया तो तुमने जंग जीत ली। अभी भी लोहागढ़ है, यहाँ पर आपको लोहे के चने चबाना पड़ जाएंगे। तो जो हमारी राष्ट्रीय चेतना थी, ये राष्ट्रीय चेतना निरंतर सतत रूप से जारी रही। और जो बुंदेले थे उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि तुम इतनी आसान ना समझो, ई माटी को खेलबो, ई माटी में पर्दे तुमको उल्टे पापर बेलबो, वीर बुंदेलन की जा माटी कछ और है, सांची कह दे चबे न तुमसे ई माटी को कौर है, कहूँ चनन के धोखे में तुम ककरा नहीं चबाओ रे, ई माटी नहीं मिले करो तुम कोटे भाट उपाय रे। यानी कि ये मिट्टी है, ये मिट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और आप कितने भी प्रयास कर लो, बुंदेलखंड की माटी में जन्म लेना सौभाग्य की बात होती है।
ये जो चित्रकूट में जब राम रहे थे तो वहाँ भी कहा जाता है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है ते आवत ये देश, यानी ये पावन धरती है। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो जनजाति, एक बार एक कांटा लग गया एक महिला को, और वो कांटे को लगने के बाद भी वो उसके दर्द नहीं हुआ, उस दर्द तो हुआ लेकिन उसने एहसास दर्द का नहीं किया। और उसने क्या कहा कि ये वही कांटे का वंशज है जो कांटा मैया सीता को यहाँ पर लगा था। तो जब मैया सीता को अगर वो कांटा लगा था उसका वंशज मुझे लग रहा, तो मेरे लिए सौभाग्य है। तो हमारा जो लोक परंपराएं हैं, लोकगीत हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इनमें इतिहास कूट कूट कर भरा हुआ है। बस जरूरत है कि इन परंपराओं को जानने की, समझने की, क्षेत्रों में जाने की और नया इतिहास सामने लाने की। तो निश्चित रूप से हम अगर मौखिक परंपराओं का उपयोग कर और इतिहास का सृजन करेंगे तो एक नया इतिहास, राष्ट्रवादी इतिहास हमारे सामने आएगा। और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारे अतीत को, हमारे गौरवशाली अतीत को जानकर अपने आप पर गर्व की अनुभूति करेंगी। तो निश्चित रूप से मौखिक परंपराओं का इतिहास लेखन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम यथासंभव, वर्तमान में क्षेत्रीय इतिहास पर विशेष जोर दिया जा रहा है और अब जो बात आ रही है इसमें हमारे जो नई शिक्षा नीति है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हमें संस्कार परक, मूल्य परक शिक्षा देनी होगी। तो मूल्य परक शिक्षा की अगर बात आएगी तो सुनिश्चित रूप से मूल्य जितने भी हैं वो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में है, हमारी गीता में है, हमारे उपनिषदों में है, वेदों में है, हमारी परंपरा में है। और ऐसा नहीं है, इनको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि कुरान, इस्लाम भी कहता है कि कुरान जो है वो अल्लाह ने पैगंबर को शास्त्र लेकर पृथ्वी पर भेजा। जिस पैगंबर को अल्लाह शास्त्र लेकर पृथ्वी पर भेजता उसको रसूल कहते हैं। तो इस प्रकार कुरान पृथ्वी पर आया। ऐसे ही जो अगर बाइबल की बात करें तो यह भी कहा गया है कि ईश्वर की प्रेरणा से बाइबल लिखी गई। तो हमारे वेद है वो भी अपौरुष से हैं। वहाँ पर भी ऋषियों को सृष्टा नहीं कहा गया, दृष्टा कहा गया है। यानी कि ऋषियों ने उनको सुना है। ईश्वरीय प्रेरणा से जब ऋषि वन में गए, वन में तप किया तो ईश्वरीय प्रेरणा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। आप देखिए महावीर के बारे में हमने पढ़ा, महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तपस्या के बाद, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तपस्या के बाद। तो तप के द्वारा हमारे ऋषियों को जो ईश्वरीय प्रेरणा से ज्ञान प्राप्त हुआ वही ज्ञान वेदों में समाहित है। और वेद अपौरुष से, वेदों से यह ज्ञान निरंतर चला। और आपके एक तो निगम परंपरा, एक आगम परंपरा। निगम परंपरा में पूरे वेद साहित्य आता है और आगम परंपरा में उसके आधार पर जो लिखा गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपका भक्ति आंदोलन, ये सब उसी निगम परंपरा में है। तो हमें मौखिक परंपराओं के आधार पर इतिहास लेखन के लिए कमर कस लेनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में अगर हम इतिहासकार अपना योगदान देना चाहते हैं तो हमें मूल्य परक इतिहास को सामने लाना पड़ेगा। और यह मूल्य हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में है, हमारी लोक परंपराओं में है, हमारी लोक आस्था में है, हमारी जनजातीय परंपरा में है। तो अगर हम ये कर पाए तो निश्चित रूप से यह एक महायज्ञ होगा और हम इतिहासकार इस यज्ञ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। यही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः मैं गुजरात इतिहास संकलन समिति को साधुवाद देता हूँ, डॉक्टर राजेश चौहान जी को भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया, आपके बीच आने का मौका दिया। और यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर नमस्कार।